स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से पहले सियासत शुरू हो गई है। ऐसी सियासत जिससे सरकार को भी बचना चाहिए और कांग्रेस को भी बचना चाहिए। यह सियासत शुरू हुई एक फोन कॉल से। ये फोन कॉल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया। फोन पर जो बात हुई उसे खड़गे ने एक चिट्ठी में लिखकर मोदी को भेज दिया। इस चिट्ठी का पहला पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ पढ़ने लायक है। कांग्रेस मांग कर रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जगह दी जाए और उनकी याद में मेमोरियल बनाया जाए, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था निगम बोध घाट पर हो रही है। कांग्रेस को मनमोहन सिंह की लिगेसी बचाने की चिंता हो रही है, लेकिन इसके लिए गलत दिन चुना गया। आज सियासत करने का नहीं, बल्कि मनमोहन सिंह के योगदान को याद करने का दिन है। हिंदुस्तान के इतिहास में दो ही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल पूरे किए और जिनके परिवार की कोई लेगेसी नहीं है। एक मनमोहन सिंह और दूसरे नरेंद्र मोदी। दोनों के स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों के तजुर्बे में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों के बैकग्राउंड में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक पाकिस्तान में पैदा हुए, दूसरे हिंदुस्तान में पैदा हुए। एक सिख, दूसरे हिंदू, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है। 10 साल राज करने वाले दोनों पीएम का बैकग्राउंड कॉमन मैन वाला है, जिन्हें सोने की थाल में रखकर चांदी की चम्मच से कुर्सी नहीं मिली। मनमोहन सिंह किताबें, कॉलेज की सीढ़ियां, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होते हुए 7 रेसकोर्स पहुंचे, तो मोदी ने गलियां, सड़कें, तालुका, कस्बे और जिले की खाक छानते हुए अपना सफर तय किया। दोनों की रेंज अलग है, लेकिन मंजिल एक है। दोनों को मिडिल क्लास ने हीरो बनाया, दोनों को मिडिल क्लास ने पीएम बनाया। एक की मां बचपन में गुजर गई, तो दूसरे के सिर पर लंबे समय तक पिता का साया नहीं रहा। नरेंद्र मोदी उम्र के 51 साल संगठन में बिताने के बाद पॉलिटिक्स में आए। मनमोहन 59 साल की उम्र में पहली बार संसद पहुंचे। मोदी संगठन से सरकार चला रहे थे, तो मनमोहन ने दफ्तर से सरकार चलाई। दोनों चुनाव से दूर थे। यह सच है कि नरेंद्र मोदी पॉपुलैरिटी में दूसरे किसी भी प्रधानमंत्री से बहुत आगे हैं, लेकिन मनमोहन और मोदी की सिंसियरिटी एक जैसी दिखती है। एक ने मनरेगा दिया, तो दूसरे ने मुफ्त अनाज दिया। एक ने राइट टू फूड दिया, दूसरे ने उसे जमीन पर सच करके दिखा दिया। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। नेहरू और इंदिरा ने इन दोनों से ज्यादा समय तक शासन किया, लेकिन परिवारवादी पॉलिटिक्स को अगर किसी 2 प्रधानमंत्रियों ने रोका, तो यही 2 प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन और मोदी। इस देश के इतिहास में अलग अलग मोमेंट आते हैं। 1991 का मोमेंट ऐसा था जब मनमोहन ने मिडिल क्लास की जिंदगी बदल दी। 2014 का मोमेंट ऐसा आया जब भरोसा नरेंद्र मोदी पर बना। लेकिन इस देश में किसी से भी पूछेंगे तो यही कहेगा कि ईमानदारी हो तो मनमोहन और मोदी जैसी हो। मई 2004 पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल उस दिन खचाखच भरा था। 6 साल तक विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता में वापसी करने जा रही थी। सबको लग रहा था कि सोनिया गांधी को नेता चुना जाएगा और वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया।
उस दिन सोनिया गांधी ने कहा था, मेरा लक्ष्य कभी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी वैसी स्थिति आई तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वो आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार न करूं। अगले 2 घंटे तक कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी को मनाते रहे, लेकिन सोनिया नहीं मानी। राहुल और प्रियंका गांधी सेंट्रल हॉल में ही खड़े थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठे थे। 2 घंटे बाद सोनिया ने मनमोहन का नाम प्रधानमंत्री के रूप में प्रपोज किया। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो वित्त मंत्रालय चला चुके थे, अब पूरी सरकार चला रहे थे। अगले 5 साल तरक्की के साल रहे। आंकड़े कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में भारत की तरक्की ने वो रफ्तार पकड़ी जो नेहरू के समय नहीं थी, इंदिरा के समय भी नहीं थी और राजीव गांधी के समय भी नहीं थी। मनमोहन सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को रोजगार गारंटी स्कीम दी। 2005 में ही देश के लोगों को सूचना का अधिकार मिला। 2006 में मनमोहन ने लेफ्ट के विरोध को दरकिनार करके अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की। 2009 में मनमोहन ने देशवासियों को पहचान का आधार दिया। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will. डॉक्टर मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में दूसरी कहानी हुई। यूपीए 2 का कार्यकाल घपलों घोटालों की चपेट में रहा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह पर व्यक्तिगत एक भी दाग नहीं लगा। उसी दौर ने देश को एक नया नेता दिया। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आए तो उनकी पिछली सारी यादें ताजा हो गईं। नरेंद्र मोदी के लिए मनमोहन सिंह क्या थे, खुद उन्हीं से सुनिए। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। हार्वर्ड बनाम हार्ड वर्क जैसे राजनीतिक बयान को किनारे रखकर देखिए, मोदी और मनमोहन का रिश्ता कभी सियासी शत्रुता वाला रिश्ता नहीं रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो हासिल किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के लिए जो किया, मोदी हमेशा उसके कायल रहे। लोकतंत्र के प्रति डॉक्टर मनमोहन सिंह का समर्पण सदा अद्भुत था। 91 साल की उम्र में भी वो व्हीलचेयर पर पार्लियामेंट पहुंचते और अहम मुद्दों पर अपनी राय भी जाहिर करते। इस साल फरवरी में जब राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ, तब मोदी ने खड़े होकर उनकी तारीफ की थी। इतने लंबे अरसे तक
जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। हाल तक जब भी वक्त मिलता नरेंद्र मोदी देश के पूर्व प्रधानमंत्री से अहम मुद्दों पर चर्चा जरूर करते। जो बात कभी अखबारों में नहीं छपी, जो बात कभी टीवी पर नहीं आई, मोदी ने आज वो बातें भी बताई। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। सियासत के मोर्चे पर मोदी और मनमोहन में कोई तुलना नहीं हो सकती। मोदी की सियासी ताकत अपने दम पर है, मनमोहन के पीछे एक पार्टी की ताकत थी। लेकिन एक बात दोनों नेताओं में कॉमन है, मोदी और मनमोहन दोनों बेहद ही सामान्य परिवार से आए और देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचे। मनमोहन ने 10 साल तक देश की सेवा की और मोदी 10 साल 6 महीने से देश चला रहे हैं। मॉडेस्ट, मृदुभाषी, तड़क भड़क से दूर, सादा जीवन जीने वाले, फिर भी धुन के पक्के, जो ठान लिया उसे पूरे करके रहना है। इन खूबियों के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं की। उनको जो भी मिला मेहनत और मुकद्दर से मिला। कभी कुछ मांगने किसी के दरवाजे पर नहीं गए। Say I was accidental Prime Minister, I was also accidental Finance Minister. 1991 के जून महीने की एक गर्म दोपहरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह यूजीसी चेयरमैन के अपने कमरे में काम कर रहे थे जब उनके पास होने वाले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का फोन आया। नरसिम्हा राव को 3 घंटे बाद ही शपथ लेनी थी और वो चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके साथ शपथ लें। नरसिम्हा राव के सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर एक दिन पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन कर चुके थे, लेकिन वित्त मंत्री बनने के ऑफर को मनमोहन सिंह ने मजाक समझ लिया था। नरसिम्हा राव के फोन करने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह राजी हुए और नरसिम्हा राव के शपथ ग्रहण के साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी शपथ हुई। उस दिन नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा था, कामयाबी मिली तो मेरी और तुम्हारी, और अगर नाकाम हुए तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। 1991 का वो दौर जब भारत को पहली बार अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था, तब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी एक प्रोफेसर को सौंपी गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उदारीकरण का दौर लेकर आए, लाइसेंस परमिट राज खत्म किया, कोटा सिस्टम बंद कर दिया, भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में ट्रेड के लिए खोला गया। स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर्स में विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले गए। इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं
कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में, और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली हुकूमतों के लिए भी उन्हें इनसे सबक सीखना चाहिए। कांग्रेस छोड़ दीजिए, सारे वतन को ऐसे लीडर को तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी से कार्यभार लिया था, लेकिन दोनों नेताओं में कभी कोई सियासी बैर नहीं रहा। व्यक्तिगत तौर पर दोनों एक दूसरे के मित्र थे। बात उन दिनों की है जब 1991 में मनमोहन सिंह ने पहला बजट पेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, लिहाजा उन्होंने बजट की जमकर आलोचना की। वाजपेयी के भाषण से मनमोहन सिंह इतने आहत हो गए कि इस्तीफा देने का मन बना लिया। नरसिम्हा राव को यह बात पता चली तो उन्होंने वाजपेयी से बात की। फिर अटल जी खुद मनमोहन सिंह को मनाने उनके घर पहुंचे थे। उसके बाद वाजपेयी और मनमोहन पक्के दोस्त बन गए। वाजपेयी जब बीमारी से ग्रसित हुए तो उनसे नियमित मुलाकात करने वालों में मनमोहन सिंह भी थे। अर्थशास्त्र के विद्वान थे, लेकिन थियोरी को प्रैक्टिकल में वित्त मंत्री के रूप में 1991 में लिबरलाइजेशन के द्वारा भारत के आर्थिक द्वार उन्होंने खोले थे। उनका योगदान देश की उन्नति, देश की प्रगति के लिए चिरस्थायी रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को दुनिया भर के अखबारों ने कवर किया है। उनकी ऑबिचुरी में फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि 2004 में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया था क्योंकि उनसे राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को कोई खतरा नहीं था। राहुल कभी मनमोहन की कैबिनेट में शामिल नहीं हुए, लेकिन 2013 में वो दिन जरूर आया जब राहुल ने मीडिया के सामने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सरकार के अध्यादेश को कंप्लीट नॉनसेंस कहकर फाड़ दिया था। It's a time to stop this nonsense. And I really feel that it's about time that political parties, mine and all others, stop making these type of compromises. राहुल का अध्यादेश फाड़ना और कांग्रेस पार्टी का मनमोहन सरकार से मोहभंग हो जाना 2014 में सत्ता परिवर्तन का यह भी एक कारण बना। मनमोहन सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक देश के सभी प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। मनमोहन पर सबसे ज्यादा नेहरू का प्रभाव पड़ा, हालांकि उन्हें 1-to-1 कभी नेहरू से मिलने का मौका नहीं मिला। मनमोहन को देश के लिए पहली जिम्मेदारी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मिली, जब 1966 में उनको यूएन में आर्थिक मामलों का अधिकारी बनाया गया। वो 1969 तक यूएन में रहे। 1969 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनको नौकरी का ऑफर दिया तो वो स्वदेश आकर प्रोफेसर बन गए। 1971 में इंदिरा गांधी के मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य मंत्रालय में सलाहकार बनाया, लेकिन किसी बात को लेकर मंत्री जी से उनकी अनबन हो गई तो वो इस्तीफा देकर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वापस जाने का मन बनाने लगे। इंदिरा गांधी को यह बात पता चली तो मनमोहन सिंह का प्रमोशन हो गया। इंदिरा गांधी सरकार ने 1972 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया। 1972 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंदिरा गांधी के सामने लिबरलाइजेशन का पहला ड्राफ्ट पेश किया था, लेकिन वो दौर अलग था। इंदिरा गांधी ने मनमोहन सिंह के ड्राफ्ट पर कोई काम नहीं किया। इसके 10 साल बाद 1982 में इंदिरा गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया। अगले 3 साल तक हर नोट पर मनमोहन सिंह का सिग्नेचर होता रहा। भारत की मॉनेटरी पॉलिसी को मनमोहन गाइड करते रहे। फिर आए राजीव गांधी। उन्होंने मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक में एक्सटेंशन नहीं दिया। राजीव गांधी ने 1985 में उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। बाद में राजीव गांधी ने पूरी योजना आयोग को ही जोकर पैक कहकर उनका मखौल उड़ाया। केंद्रीय भूमिका में मनमोहन सिंह की वापसी चंद्रशेखर ने कराई। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 1990 में उनको अपना आर्थिक सलाहकार बनाया और 1991 में यूजीसी का चेयरमैन बनाया। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए
और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। आज जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं, या भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा। मनमोहन सिंह जी ने जीवन भर एक साधारण परिवार से निकल करके देश की सबसे ऊंचाई तक पहुंचे। दुखी हैं, दुखद हैं। एक इतिहास में एक अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री, और हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि सौम्य उनका आचरण रहा। कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब मनमोहन सिंह के हाथों से प्रधानमंत्री का कार्यभार लिया, तब दोनों को दो ऑपोजिट पोल का नेता माना गया था। लेकिन मनमोहन की लेगेसी को सच्चे अर्थों में आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। मनमोहन ने 2009 में आधार कार्ड बनाना शुरू किया। 2014 में मोदी ने जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी तैयार कर दी। 2013 में मनमोहन ने पहली बार डीबीटी का मॉडल शुरू किया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सरकार के रूल बुक में मोदी लेकर आए। 2013 में मनमोहन सिंह ने राइट टू फूड कानून बनाया था। 2020 में कोरोना महामारी आने पर मोदी ने इसी कानून के तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना शुरू किया। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट मनमोहन जी को मेरा प्रणाम। कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। मनमोहन सिंह जी उस योग्य हैं कि उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान पूरी दुनिया में थी। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका बहुत सम्मान था पूरी दुनिया में, तो निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लेफ्ट के साथ सरकार चलाते हुए भी लेफ्ट के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया था। जब बात देश की हो तो प्रधानमंत्री किसी दल के प्रति जवाबदेह नहीं होते, वो देश के प्रति जवाबदेह होते हैं। मनमोहन सिंह ने किसी प्रेशर में आए बिना सरकार को भी दांव पर लगाकर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की। 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कार हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था, तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके ज़माने में पार्लियामेंट में ज़्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। देश की जनता अपने प्राइम मिनिस्टर से ऐसा ही कमिटमेंट चाहती है। मनमोहन सिंह पॉलिटिक्स से दूर रहकर भी अगर लोगों के दिलों में बसे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। पाकिस्तान से आज एक और बड़ी खबर आई। ऐसी खबर जो पाकिस्तान से बताते नहीं बन रही, लेकिन इंटरनेट के जमाने में छिपाते भी नहीं छिप रही। पाकिस्तान में आज एक बड़े आतंकी सरगना की मौत हो गई। अब्दुल रहमान मक्की भारत का गुनहगार था और मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के साथ मिलकर इसने भी भारत को कई जख्म दिए थे।
शुक्रवार का दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। पाकिस्तान का हार्ट फेल हुआ जा रहा है क्योंकि मक्की के बाद भी उसके पास लंबी लिस्ट है। हाफिज मसूद और दाऊद जैसे बड़े बड़े नाम उसके मेहमान हैं। इनका नंबर कब आएगा, मक्की के साथ क्या हुआ, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब रहिमहुल्लाह जो कदाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। 2024 बीतते बीतते पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ गई। भारत का मोस्ट वांटेड अब्दुल रहमान मक्की अलविदा हो गया। मक्की के बाद बारी अब इन 3 चेहरों की है। आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, ये तो हमारे बड़े नेशनल हीरो हैं और ये तो टेररिस्ट है ही नहीं। 26/11 के मुंबई हमले की ये तस्वीरें कौन भूल सकता है। इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड्स में से एक भारत का मोस्ट वांटेड और पाकिस्तान का नेशनल हीरो अब्दुल रहमान मक्की 27 दिसंबर शुक्रवार के दिन लाहौर में सांसों के लिए तरस गया और यही उसका आखिरी दिन साबित हुआ। मक्की कैसे मारा गया? क्या ये नेचुरल डेथ थी या उसे भी टारगेट किया गया? पाकिस्तानी मीडिया तो दावा कर रहा है कि मक्की की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन पूरा सच क्या है हम आपको बताएंगे। पहले सुनिए उस बड़ी खबर का पाकिस्तान की एक मस्जिद से ऐलान, जिसे सुनने के लिए हर हिंदुस्तानी बेकरार था। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत, तहरीके दावत व जिहाद के अजीम सिपाहसालार प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब रहिमहुल्लाह जो कदाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं, इनका नमाज़े जनाजा मगरिब की नमाज के बाद मरकज तैयबा मुरीद के अंदर अदा किया जाएगा। मक्की की मौत हो गई, लेकिन उसका ख्वाब तो कई बरस पहले ही दम तोड़ चुका था। जिहाद गालिब आएगा, कश्मीर हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। भारत और हिंदुओं के लिए मक्की और उसके जैसे आतंकी सरगनाओं की नस नस में नफरत भरी थी। भारत का मोदी कहता है अगर हाफिज सईद बाहर आ गया, और इसी नफरत के चलते अब्दुल रहमान मक्की ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले का प्लॉट बनाया था। मक्की यूएन की लिस्ट का ग्लोबल आतंकी था और लश्कर चीफ हाफिज सईद का रिश्तेदार था। जिहाद का ख्वाब देखते देखते शुक्रवार को उसने लाहौर में दम तोड़ दिया। हम कहते इंशाअल्लाह दिल्लियां उजड़ेंगी, अमेरिका टूटेगा, जिहाद गालिब आएगा। जिस टेरर को हम जंग मांगते हैं, उसको तो हमने एक जमाने में कहा था कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, और इनको बनाया भी हम ही ने। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट करते रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई तरह के दूसरे लोग जो हैं वो शामिल रहे, और आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, ये तो हमारे बड़े नेशनल हीरो हैं और ये तो टेररिस्ट है ही नहीं, और इसी किस्म की बातें हम सुनते चले आए। तो पाकिस्तान किस वॉर ऑफ टेरर की बात कर रहा है कि जी हम उसमें फंसे हुए हैं और हमारे लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में आराम से बैठा मक्की भारत में कई आतंकी हमलों का जिम्मेदार था। 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर आतंकी हमला, 1 जनवरी 2008 को रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में कई लोकेशंस पर आतंकी हमले, 12 फरवरी 2018 को श्रीनगर सीआरपीएफ कैंप पर हमला, 30 मई 2018 को बारामूला में आतंकी हमला। इसके अलावा और भी कई आतंकी हमलों में अब्दुल रहमान मक्की का हाथ था। जी अमेरिका कहता है जी हाफिज सईद छूट गया तो अमेरिका नहीं बचना। पाकिस्तानी मीडिया में मक्की की खबर दबाई जा रही है। वजह एकदम साफ है, क्योंकि पाकिस्तान में लंबे अरसे से एक अज्ञात हमलावर का शोर है जो पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है।
पाकिस्तान को डर है कि अगर मक्की की मौत की खबर को तूल दिया गया तो कहीं ये नैरेटिव न बन जाए कि भारत का ये दुश्मन भी अज्ञात हमलावर के टारगेट पर आ गया। टारगेट्स में जैश मोहम्मद के लीडर्स, टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स, टारगेट्स में लश्कर तैयबा के लीडर्स और इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया है। रॉ इंडिया का रिसर्च और एनालिसिस विंग पाकिस्तान में एक कत्लो गारत का कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन में पाकिस्तान में जो कश्मीरी जिहादी लीडर्स हैं और सिख लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस मामले के बारे में शोर मचाया जाए। पाकिस्तानी धरती पर अनजान गनमैन का जो खौफ 2022 के अंत में शुरू हुआ था वो 2024 में पूरे परवान पर दिखा। लाहौर से लेकर रावलपिंडी, पेशावर और पीओके तक भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान के गली चौराहों पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई। फोटो भी आए और कुछ वीडियो भी आए। 2024 में अनजान गनमैन के शिकारों की संख्या 34 से ऊपर पहुंच गई। जनवरी 2024 में पाकिस्तान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 आतंकियों की हत्या की बात कबूली और इन हत्याओं का इल्जाम भारत पर मढ़ दिया। रा के एजेंट घर घर फिर रहे हैं पाकिस्तान में। उनका दिल किसको मारने का कर रहा है? वही जिहादी एलिमेंट, जिहादी लोग ही सब मरते। हाफिज सईद साहब के ऊपर एलिगेशंस है, उनको इतराजात हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो सके। वो ये समझती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दुनिया भर में अपने जो मुखालिफीन हैं उनको खत्म करना शुरू कर दें। अब कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल बहुत बड़ा मंसूबा था इंडियन जो एजेंसी है रॉ उसका। अगर इतना परफेक्टली वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनके बड़े मजबूत फुटप्रिंट्स हैं यहाँ पर। अब जारी बात है पाकिस्तानी है, बिक गए, अपने मुल्क के लोगों को मारने के लिए बिक गए हैं। तो अगर पाकिस्तानी मीडिया के साल भर से जारी नैरेटिव के मुताबिक चले तो क्या मक्की भी टारगेट पर आ गया? क्या मक्की अज्ञात हमलावर का निशाना बन गया? ये भूल रहे हैं ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में मक्की को 2023 में डाला गया था। यूएन के मुताबिक मक्की लश्कर की पॉलिटिकल विंग का हेड था और वो लश्कर की फॉरेन विंग का भी हेड था। मक्की आतंकियों की भर्ती से लेकर ट्रेनिंग और फंडिंग में शामिल था। इसके अलावा भारतीय जमीन पर कई हमलों का जिम्मेदार था। पाकिस्तान में उसे 2019 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाफिज और बाकी आतंकी आकाओं की तरह मक्की की गिरफ्तारी भी महज दिखावा साबित हुई। 2019 के बाद मक्की कई मौकों पर बाहर घूमता रहा और भारत के खिलाफ बेधड़क जहर उगलता कैमरे में कैद हुआ। भारत का मोदी कहता है अगर हाफिज सईद बाहर आ गया। अब उनको पता चला कि जब आप किसी को डसना सिखा देते हैं, जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना सिखा देते हैं, काटना सिखा देते हैं, जान लेना सिखा देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी और जगह ही जाकर नुकसान पहुंचाए। वो आपको भी डस सकता है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। और आखिर में होता यही है कि क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है इंसानी खून की और लोगों की जान लेने की या लोगों को परेशान करने की, तो इसलिए वो उस लिस्ट में आपका नाम भी आ जाता है जिन्होंने उनको बनाया होता है। तो ये बात लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इस साल ऐसी भी खबरें उड़ी कि दाऊद को पाकिस्तान में जहर दे दिया गया। ऐसी भी खबरें आई कि हाफिज सईद पर हमला हो गया, लेकिन बात खबरों से आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि 2008 के मुंबई हमले के बाद पहली बार हमले के एक और मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी का एक्सरसाइज करते हुए वीडियो इस साल अक्टूबर में जरूर सामने आया। पाकिस्तान में कई महीनों से अनजान गनमैन खामोश है। शायद इसीलिए हाफिज और लखवी सरीखे आतंकी आका रिलैक्स हो गए हैं और कैमरे के सामने आने में हिचक नहीं रहे। ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुंबई का जो हमला था वो तंजीमी तौर पे लश्कर तैयबा ने किया था। तो इसके दूसरे बड़े बड़े किरदार थे जो पाकिस्तान में हैं, उनको मतलब आज तक कोई सजा नहीं मिली। अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल में वो एक थे
साजिद मीर, उस पे कोई कार्रवाई हुई। इसके बाद हाफिज सईद पे भी 10 मिलियन की बाउंटी लगाई गई। उसके बाद आपको पता है हाफिज सईद साहब तो खुले फिर रहे थे और जल से जुलूस भी कर रहे थे। तो अब रिसेंटली उनको कहीं हाउस अरेस्ट वगैरह किया। मक्की के बारे में फिलहाल तो खबर यही है कि वो हाई डायबिटीज के चलते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था और आखिरकार हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई। लेकिन मक्की जैसे कई नाम पाकिस्तान में अनजान गनमैन के टारगेट पर आ चुके हैं। अनजान गनमैन पाकिस्तान के लिए तब तक मिस्ट्री बना रहेगा जब तक उसके सबसे बड़े 4 टारगेट पाकिस्तान में जिंदा हैं। हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड, जकीउर रहमान लखवी 26/11 का मास्टरमाइंड, मसूद अजहर संसद हमले का मास्टरमाइंड और दाऊद इब्राहिम मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड। ये चारों और उनके जैसे बाकी नाम पाकिस्तान के लिए नए जमाने के महमूद गजनवी और गौरी हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए पाकिस्तान नए जमाने में गजवाए हिंद के सपने देखता है। चंद रोज पहले पाकिस्तानी मिनिस्टर ने गजनवी को लुटेरा कह दिया था तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया और गलती सुधार कर फिर से गौरी और गजनवी को पाकिस्तान ने सिर माथे पर बिठा लिया। ख्वाजा आसिफ और आप इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। जी जी मैं उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था। जी हाँ, शॉकिंग। जी ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए। आपके तो गजनवी मिसाइल हैं, वो किसके नाम पर हैं? आपके गौरी मिसाइल हैं, आपके तो डीएनए में है महमूद गजनी।